रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो सभी दोस्तों को स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल अखंड ज्ञान 12th में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कड़वक पाठ का जो पद है। इसमें कड़वक पाठ में दो पद है, एक पद यहाँ पर है और एक पद यहाँ पर है, और दो पद है इसमें, और जिसके राइटर है मलिक मोहम्मद जायसी जी। मलिक मोहम्मद जायसी जी भक्ति काल से आते हैं और हम लोग क्या करेंगे आज इनके पद को बहुत ही अच्छे से आज समझेंगे, बहुत ही अच्छे से। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पहला पद जो है हम लोग का, यहाँ पर क्या लिखा है सभी लोग गौर करेंगे। अगर आप लोग को बुक है तो बुक आप लोग निकाल सकते हैं, या यहाँ पर तो मैंने लिख दिया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग ध्यान से समझते चलिए, याद करते चलिए, और आप लोग क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 12th के सभी हिंदी चैप्टर्स के राइटर नेम और ट्रिक और इन लेखक का नाम ये जब हो गया ये सब, और जितना भी हम लोग का कविता है या फिर कहानी है सबका एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसलिए सभी लोग क्या करेंगे, लाइन में लाइन देखेंगे। चलिए सबसे पहला पद क्या है हम लोग का, मलिक मोहम्मद जायसी जी के पहले पद का क्या है, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी। एक नयन कवि मोहम्मद गुनी मलिक मोहम्मद जायसी जी यहाँ पर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मेरा केवल एक नाक है, मेरा केवल एक आंख है, लेकिन मैं क्या हूं इस दुनिया में। मलिक मोहम्मद जायसी जी बोल रहे हैं कि मेरा एक ही आंख है। मेरा देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जी का केवल एक आंख रहता है, एक आंख से काने रहते हैं। वो बोलते हैं कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, एक नयन होते हुए भी मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है बहुत ही गुणी है, बहुत ही ज्यादा गुणी है। तो कहने का मतलब जो है वो मलिक मोहम्मद जी यही बोल रहे हैं कि मेरा एक आंख है फिर भी मैं क्या हूँ, बहुत गुणी हूँ। ऐसे बहुत ही बच्चे होते हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि नहीं मैं अपंग हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा आंख एक आंख नहीं है, मेरा जो एक पैर नहीं है, मेरा हाथ नहीं है। लेकिन उन बच्चों के लिए, उन दोस्तों के लिए ये क्या कर रहे हैं, एक मोटिवेशन का बात बोल रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी कि मेरा एक ही आंख है लेकिन मैं क्या हूँ इस दुनिया में गुणी हूँ। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी जी क्या है, बहुत ही गुणी है। सोई विमोहा जय कवि सुनी, और जो भी इस कवि के जो पद है कवि को सुनता है और इनके कवि को रचना को सुन करके इनके मुंह में पड़ जाते हैं। आप लोग को आई थिंक आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखेंगे क्या है पद, चांद जैसे जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा। देखिए यहाँ पर कवि का भाव क्या है, कवि बोल रहे हैं कि चांद के को भी विधाता ने इस जग में, इस भव में, संसार में भी अवतार है, और मतलब कि अवतार दिया है, जन्म दिया है, लेकिन दीन कलंक कीन उजियारा, उनको एक कलंक के साथ इस दुनिया में अवतार दिया है। लेकिन कलंक होते हुए भी वो क्या कर रहे हैं, इस संसार को, इस दुनिया को उजियारा कर रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं कि नहीं। अगला देखिए हम लोग आप लोग को समझते आ रहा होगा, जग सुझा एक ही नैनाहा, उआ सुख नख तन माहा। देखिए यहाँ पर जग सुझा एक ही नैनाहा, उआ सुख नख तन माहा। यहाँ पर कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ एक ही आंख से इस पूरे संसार को क्या सब कर लिया हूँ, समझ लिया हूँ, बहुत ही अच्छे से जान लिया हूँ। उआ सुख नखतन, देखिए नखतन का होता है नक्षत्र। किसी भी नक्षत्र में देखिए जो शुक्र हम लोग का जो ग्रह है वो कैसा चमकता रहता है, यही बात बोल रहे हैं। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, जो लही अम्ब ही डाभ न होई, जो लही अम्ब ही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। इस लाइन का, इस पंक्ति का कवि के माध्यम से क्या तात्पर्य देखिए आप लोग समझते चलिए। जो लही अम्ब ही डाभ न होई, जिस आम में डाभ न लगे, कोयलिया न लगे, मतलब ऐसे ग्रामीण भाषा में बोला जाता है चोप, जिसमें चोप न लगे, अम्बही न लगे, डाभ न लगे, वो आम जो है लही सुगंध बसाई न सोई। उस आम में पकने का जो सुगंध है, जो उसमें सुगंध आता है वो क्या होगा, नहीं आएगा, वो तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक कि उस आम में डाभ नहीं लग जाए। आई थिंक सब लोगों को क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगला हम लोग पढ़ेंगे, कीन समुद्र पानी जो खारा, तो वती भयऊ असूझ पारा।
ये देखिए इस संसार में समुद्र कितना अथाह पानी है, समुद्र में अथाह पानी है कि नहीं, लेकिन इतना अथाह पानी दिया है भगवान ने दिए हैं, लेकिन उसके एक कलंक है क्या, उनका सारा पानी क्या होता है, खरा है। तो अति भव्य सूझ है अपारा, और जो महासागर का जल है, जो समुद्र का जल है, उसको समझ पाना बहुत ही ज्यादा क्या है, मुश्किल है और सूझ है अपारा। देखिए अगला लाइन क्या बोल रहा है, जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी लाग आकाशा। देखिए जब शंकर भगवान त्रिशूल से मारते हैं सुमेरु पर्वत को विनाश के लिए, विनाश करने के लिए, लेकिन भा कंचन गिरी लाग आकाशा, और उस पर त्रिशूल लगते ही क्या किया, जो पर्वत है बहुत ही ज्यादा लाग आकाशा, मतलब कि बहुत दिन पर दिन बढ़ गया, लाग आकाशा माने आसमान को छूने लगा। मतलब इस लाइन का यही पंक्ति का अर्थ हो गया, जो सुमेरु त्रिशूल त्रिशूल विनाशा भव भा कंचन गिरी लाग आकाशा। तो यहाँ पर कहने का मतलब जो है कि जब त्रिशूल मारते हैं शंकर भगवान जी उसके सुमेरु पर्वत पर, तो वो क्या होता है, लगने से क्या हो जाता है, विनाश के लिए, विनाश करने के लिए, उसको खंडित करने के लिए मारते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो आकाश को छूने लगता है। जो लही घड़ी कलंक न पारा कांच को होई कन्न कंचन करा। देखिए यहाँ इस लाइन का आपको अर्थ क्या हो जाएगा कि जिस आदमी में कलंक है वो अपने को हीन समझ रहे हैं। यहाँ पर पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना, लेकिन उसमें पीतल मिला करके आभूषण बनाया जाता है, मतलब उसमें भी क्या किया जाता है, मिलावट किया जाता है, कलंक दिया जाता है पीतल लगाकर। तो वही इस लाइन के माध्यम से, पंक्ति के माध्यम से कवि बोल रहे हैं कि कांच होई न कंचन करा, कंचन मतलब कि सोना का भी आभूषण बिना कलंक का नहीं बन सकता है। यहाँ पर देखिए अगला, एक नयन जस दर्पण औ ते ही निर्मल भाऊ सब रूपवत गही मुख जो वही कही न चाऊ। इस कवि का, इस पंक्ति से कवि के माध्यम से क्या है, कवि कहना चाहते हैं एक नयन जस दर्पण, कवि अपने आंखों की तुलना दर्पण से कर रहे हैं। देखिए आप लोग का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा कि कवि जो है अपनी आंखों की तुलना किससे कर रहे हैं, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे। तो कवि अपने आंखों की तुलना दर्पण से कर रहे हैं, और ते ही निर्मल भाव, और दर्पण जो ही एक ऐसा वस्तु है जो किसी भी मतलब प्राणी का, किसी भी मनुष्य का वह क्या करता है, निर्मल स्वच्छ चित्र बनाता है। सब रूपवत गही मुख जो वही कही न चाऊ, और दर्पण जो है ये नहीं बोलता है कि वो रूपवती है तो इसका हम मतलब दर्पण में चेहरा दिखाएंगे, और ये कुरूप है तो मैं नहीं दिखाऊंगा, तो ये बात दर्पण नहीं बोलता। इसलिए यहाँ पर जो कवि जो है अपनी आंखों की तुलना, नैन की तुलना दर्पण से करते हैं। आई थिंक आप लोग को ये जो पद है हम लोग का, ये जो पद है पहला पद मलिक मोहम्मद जैसी जी का आपका कंप्लीट हो गया होगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन करता हूं, आप लोग सभी लोग बताइएगा, कवि जो है अपनी आंखों की तुलना किससे करते हैं, सभी लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे, कवि जो है अपनी आंखों की तुलना किससे करते हैं, किस वस्तु से करते हैं। तो कवि अपनी आंखों की तुलना किससे करते हैं, दर्पण से करते हैं। चलिए अब आप लोग को ये जो पहला पद आप लोग को मतलब कंप्लीट हो गया होगा। चलिए हम लोग देखेंगे अब दूसरा पद, कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी का दूसरा पद क्या बोल रहा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी बोल रहे हैं कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा। मलिक मोहम्मद जी बोल रहे हैं कि मैं यही जोर करके मैं आपको भार दे करके सुना रहा हूं, क्या सुना जो पे में गिर गा पावा, और जो भी सुना इस बात को, मतलब मलिक मोहम्मद जैसी जी जो सुना रहे हैं, जो उस बात को सुन करके जो भी सुना प्रेम पीर गा पावा, और प्रेम की पीड़ा को पा गया, मतलब प्रेम के वश में हो गया, प्रेम के भाव में मग्न हो गया। जो रिलाई रकत कैलई, जो रिलाई रकत के लई। देखिए यहाँ पर कवि के भाव क्या है, जो रिलाई रकत की लाई। मैं इन पंक्तियों को, इस पद के सारे लाइन को, वर्ड्स को मैं रक्त के लई से, किस लई से, रकत के लई। यहाँ पर देखिए आप लोग को चैप्टर के पाठ में भी एक क्वेश्चन है कि रकत के लई से आपका क्या अर्थ है। तो रकत का लई के मतलब के रक्त के रूपी लई से जो मलिक मोहम्मद जैसी जी जो है इस पंक्ति के, इस कविता के सारे पद के मतलब शब्दों को किससे जोड़ रहे हैं, रकत के लई से। गाढ़े प्रीति नैन जल भेई, और मैं अपने आंखों की गाढ़े जल से इसको भिंगो करके क्या कर रहा हूँ, रकत रूपी लय से क्या कर रहा हूँ, इसको जोड़ रहा हूँ। औ मन जानी कविता सकीना मकु यह रहे जगत मोहचिना।
इस पंक्ति से कवि का माध्यम क्या है, कवि का तात्पर्य क्या है। और मन जानी कविता सकीना, मको यह रहे जगत मचीना। हे भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि मेरा जो पहचान हो इस दुनिया में, मको यह रहे जगत मचीना, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा जो पहचान है यही रह जाए, मेरा ये कविता, मेरा ही पद, इसी से मेरा जो है इस जगत में पहचान हो, मेरा क्या हो, गुणगान हो। आगे वो इसका लाइन को समझेंगे। कहा सो रकत सेनी अस राजा। देखिए इस पंक्ति के माध्यम से तो कवि का तात्पर्य क्या है। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि का तात्पर्य है कि वो रतन सेन राजा कहाँ रहे, वो रतन सेन राजा कहाँ रहे। कहाँ सुआ, सुआ का अर्थ होता है सुगा, सुआ असी बुद्धि उपराजा। देखिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं वो सुगा कहाँ रहा, रतन सेन का एक, रतन सेन देखिए वो राजा भी नहीं रहे, और वो एक सुगा था पद्मावती, पद्मावत अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे। पद्मावती के पास एक था, कौन सा सुगा था एक, जो कि बहुत ही ज्यादा वो बुद्धिमान था। तो कहाँ रहे, कहाँ वो रतन सेन राजा भी नहीं रहे, और ये सुगा जो था बहुत ही बुद्धिमान था वो भी नहीं रहा, नहीं रहा ना। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघव जय किन बखानु। और ये राजा और अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान और सुगा और रतन सेन राजा कहाँ रहे, और मैं किन किन का बखान करूं। आगे लाइन पढ़ेंगे। कह स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। और वो पद्मावती रानी ब्यूटीफुल, सुंदर सुंदर सुशील, और पद्मावती रानी भी कहाँ रही, नहीं रही ना। कोई न रहा जग रही कहानी, और कोई भी न रहा, केवल इस दुनिया में उनका क्या रह गया, कहानी रह गया, केवल उनका क्या रह गया, यश रह गया। आगे देखेंगे। धनी सो पूरक जस कीरति जासु, धनी सो पूरक जस कीरतु जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। आप लोग इस लाइन का आप लोग तात्पर्य समझिएगा। फूल मरे, देखिए धनी सो पूरक जस कीरति जासु, वो मनुष्य धन्य है वो जिसका कि यश इस दुनिया में कायम है। धनी सो पूरक जस कीरति जासु, उस मनुष्य का जो है यश इस दुनिया में बखान होता है, उसका बखान होता है जिसका कि यश रहता है। वो पुरुष क्या होता है, बहुत ही धनी होता है, जिसका कि इस दुनिया में यश फैला रहता है। फूल मरे पर मरे न बासु, फूल मर जाता है लेकिन उसका जो सुगंध है कभी नहीं मरता है। और मरता है क्या, नहीं मरता है। तो चलिए अगला देखिए हम लोग का जो लाइन है। के न जगत जस बेचा, के न जगत जस बेचा, के न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सब रहे दू मोल। देखिए यहाँ पर कवि का तात्पर्य क्या है। के न जगत जस बेचा, यश को कोई भी नहीं जब नहीं बेच सकता है और नहीं खरीद सकता है। के न लीन जस मोल, और कोई भी यश का मोल नहीं चुका सकता है। यश मतलब आप लोग समझते होंगे, यश जो अच्छा कार्य करता है उसका यश फैलता है, ठीक है। जो यह पढ़े कहानी हम सब रहे दुई मूल, और जो इस पाठ को पढ़े बस केवल उनसे यही गुजारिश है कि मुझे भी 2 लाइन में 2 शब्दों में मुझे जरूर याद करे। तो कवि मलिक मोहम्मद जायसी का ये जो दोनों पद था इनका जो है अर्थ समाप्त हो गया। आप लोग का आई थिंक आप सबको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छा ट्रिक और वीडियो को अर्थ लाता रहूं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।